आईपीएस अफसर जिसका नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक वो नीली बत्ती, पुलिस का पूरा तामझाम, एक पहरा, एक ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखने लगती हैं और एक तरह से हम ये सोचते हैं कि काश हम भी इस तरह से कुछ कर पाते। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। आज हम आपको एक ऐसे होनहार युवा से मिलवाने जा रहे हैं जिसने महज 22 साल की उम्र में 149वीं रैंक ला करके आईपीएस अफसर के पद पे चयनित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के आदर्शकांत शुक्ला की। आदर्श जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको जो आपने एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है, आप आईपीएस अफसर बने हैं, उसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से। हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि हर सवाल, पहला सवाल यही होता है कि आखिर में वो कब घड़ी आई या कब आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? स्कूल लाइफ से ही एक माइंड में तो था, बैक ऑफ द माइंड ये प्लान था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन ट्राई कर सकता हूँ आगे चल के। बट जब मेरा इंटरमीडिएट हुआ तो मेरा इंटरेस्ट साइंस की तरफ था, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं बीएससी करूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। एंड ग्रेजुएशन के सेकेंड या थर्ड ईयर में आई रियलाइज कि नाउ इट इज़ द मोमेंट, एंड ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आई कैन ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। एंड तब मैंने उस अपना जो एम्बिशन था उसको मैंने शेप देने के लिए ट्राई किया। इससे पहले आपने कोई परीक्षा दी थी यूपीएससी की या कोई और कंपटीशन की कोई बड़ी परीक्षा? नहीं, सिविल सर्विसेज में आने के पहले तो मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं ट्राई किया था। आई ग्रेजुएटेड इन 2018 एंड 2019 जनवरी से मैंने प्रिपरेशन एक सिस्टमेटिक वे में शुरू किया एंड सिविल सर्विसेज मेरा पहला एग्ज़ाम था। सिस्टमेटिक वे की आप बात करें, समय प्रबंधन की जो सबसे बड़ी जो खूबी होती है, अगर आपने अच्छे से समय प्रबंधन कर लिया पढ़ाई के लिए तो आप कोई भी जो मतलब परीक्षा है उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्या कैसे आपने उसको तय किया, समय प्रबंधन कैसे रहा आपका? मेरा ये मानना था कि दिन का 7 से 8 घंटा ऑन एन एवरेज अगर पढ़ाई की जाए तो इस एग्ज़ाम में हमको एक एज मिल सकता है। और 7 से 8 घंटे जब मैं बोलता हूँ तो मेरा मतलब है कि प्रोडक्टिव 7 से 8 घंटे होने चाहिए। उसको हम 3 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। मेरा ऐसा प्लान था कि 2 फेज़ में रखता था अपनी ऑप्शनल और जीएस सब्जेक्ट के लिए, और एक छोटा फेज़ 1 से 2 घंटे का मैं रखता था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के लिए। सो इस तरह से मैं अपने दिन को 3 फेज़ में डिवाइड कर लेता था 7 से 8 घंटे में। एंड मेरा यही प्लान रहता था कि अपनी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी मेरे गोल है, उनको वीकली और मंथली के अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर लूँ एंड ये 3 शिफ्ट में डेली करता रहूँ। तो आप ये बताइए कि जैसे मेंस में आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या था, ऑप्शनल क्या था, और प्रीलिम्स की तैयारी आपने किस तरह से की? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था एंड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। एंड उसके पहले मैं ट्राई कर रहा था कि मैं मेंस का ही प्रिपरेशन कर रहा था। राइट फ्रॉम द स्टार्ट मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि सिलेबस वगैरह जो मुझे कंप्लीट करना है वो पहले मेंस का ही करना है, और जब प्रीलिम्स आने वाला होगा तो 2 से 3 महीने पहले मैं एक्सक्लूसिवली केवल प्रीलिम्स की ही पढ़ाई करूँगा। सो प्रीलिम्स मेरा अक्टूबर में था एंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने मैंने प्रीलिम्स को दिए। उसके अलावा मैं फरवरी से लेकर मई तक, जब तक एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ था, तब तक मैं डेली 2 टेस्ट प्रीलिम्स के लगा रहा था। सो टेस्ट सीरीज़ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस था प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। कोचिंग की एक बात आती है, अक्सर लोग कोचिंग के लिए दिल्ली सहित कई बड़े बड़े शहरों में जाते हैं कोचिंग के लिए। आपने कहीं कोचिंग नहीं की, कैसे ये सब मतलब इतनी बड़ी परीक्षाओं कैसे आपने पास किया? वो कौन सा मंत्र था या कौन सा वो तरीका था आपका जिससे आपने इस सफलता को पाया है? सबका पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट रहता है। मेरा पढ़ने का जो तरीका था उसमें मैं खुद से ही ज़्यादा कंपेटेबल था। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एजेंसी जब मुझे कोई बोलता था कि ऐसे पढ़ना है, इस सोर्स से पढ़ना है, तो आई वॉज नॉट दैट कम्फर्टेबल। इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं खुद से ही अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करूँगा। उसके लिए मैंने सबसे पहले इंटरनेट की हेल्प ली एंड जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनकी बुक लिस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन। सो मैंने उसको एक्सेस किया, मैंने बुक्स मंगाई घर पे एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैम। उसके अलावा जब मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग नहीं करना है तो मुझे खुद को रेगुलरली इवैल्यूएट करना था। अगर मुझे घर पे रह के पढ़ाई करनी थी तो मैं रेगुलर टेस्ट देते रहता था, जिससे कि मुझे एक आइडिया लग जाए कि मेरी प्रिपरेशन की जो ट्रैजेक्टरी है वो क्या है। एनसीईआरटी बुक्स और कुछ बुक्स हैं ऐसे जिसके पॉलिटिकल को लेकर के, इन सबको चीज़ों को लेकर के, वो जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है, मैंने एनसीईआरटीज़ मंगाई थी, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने एनसीईआरटीज़ उतना नहीं रेफ़र की, क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी एंड हिस्ट्री, उसमें मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकता हूँ, बिकॉज बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, इसकी लैंग्वेज काफ़ी लूसिड है। एंड जिन एस्पिरेंट्स के पास कम टाइम है, जिनके पास 3 से 4 साल का टाइम फ्रेम नहीं है और जो तुरंत एग्ज़ाम देना चाहते हैं,
वो स्किप करके डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं। बट अगर उनको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं समझ में आती देन दे कैन ट्राई फॉर NCERTs। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT एंड ज्योग्राफी की NCERT मुझे अच्छी लगी थी एंड आई रिफर्ड। माध्यम का कितना रोल होता है इस परीक्षा को लेकर के? हिंदी, इंग्लिश या और भी जो माध्यम जो भाषाएं इसमें चयनित हैं उसको लेके क्या कहेंगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि UPSC एग्ज़ाम में एक ट्रांसपेरेंसी है एंड कोई ऐसा बायस किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट तो पूरे प्रोसेस में मुझे कम दिखा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट हैविंग सेड दैट बहुत से ऐसे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल भी एग्ज़ाम उन्होंने निकाला है और वो रेगुलरली एक अच्छे नंबर से एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, बी इट इन द इंटरव्यू और इन द मेंस। इस साल मैंने ही बहुत सारे ऐसे अपने फेलो एस्पिरेंट्स को देखा है जिन्होंने हिंदी मीडियम में भी अच्छा स्कोर किया। सोशल मीडिया की एक बात आती है कि वो एक भी कहा जाता है कि वो दो धारी तलवार है, मतलब किस तरह से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। सिविल सेवा में मैं सोशल मीडिया को भी ले रहा हूँ और इंटरनेट को, इन दोनों को मतलब कि कैसे अगर इसका क्या रोल हो सकता है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि अगर आप फेसबुक पे जाएँ तो बहुत से ग्रुप बने हुए हैं तैयारी को लेकर के, फिर इंटरनेट पे जैसे कि आपने बताया भी कि इंटरनेट पे बहुत से लोगों की किताबें उपलब्ध हैं, मैंने वहाँ से पढ़ाई की, इसके भी कुछ फोकस डालिए इस पर। सोशल मीडिया जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके बेनिफिट्स भी हैं बट उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सो मेरी हर एस्पिरेंट को यही एक एडवाइस होगी कि आप जुडिशियली यूज़ करें इंटरनेट को। ज़्यादा हम लोग को इंटरनेट पर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को केवल UPSC के सिलेबस तक कन्फाइन रखना है खुद को। एंड जहाँ तक बात होती है ग्रुप्स वगैरह की, जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इस पर हम लोग को टाइम वेस्ट करने से बचना चाहिए। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए एस्पिरेंट्स गाइडेंस लेते रहते हैं, बट दे स्पेंड टू मच टाइम ऑन दोज ग्रुप्स, सो हमको वो अवॉइड करना चाहिए। आई पर्सनली अवॉइडेड एनी सॉर्ट ऑफ स्टडी ग्रुप्स। मैं सोशल मीडिया पे टच में था बट अपने फ्रेंड से टच में था, अपनी फैमिली से टच में था। एंड इट वाज आफ्टर ओनली मेंस जब मैंने पहली बार किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया। सो आई विल एडवाइस एवरीवन कि अवॉइड करना चाहिए उसको। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि 7-8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई, कॉलेज जाना और कॉलेज की भी पढ़ाई जो है सब्जेक्ट की, आप चूँकि BSc कर रहे थे, तैयारी, इन सबको मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं? फिर उसके बाद में लोगों का आना जाना मिलना, इस तरह से जो एक सामाजिक जीवन होता है, कैसे तालमेल बैठाते थे आप? एक्चुअली जब मेरा कॉलेज चल रहा था, जब मैं BSc कर रहा था तब मैं प्रिपरेशन नहीं शुरू किया था। जब मेरा BSc हो गया उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन किया। एंड जब मैं BSc कर रहा था तब मैं केवल अपने ग्रेजुएशन लाइफ पे फोकस कर रहा था कि मुझे अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना है। और उसके बाद में जब एक बार मैंने डिसाइड किया कि घर से ही प्रिपेयर करना है, तो उसके बाद एज आई सेड कि मैंने ये ट्राई किया कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे मुझे दिन के निकालने हैं। और उस 7 से 8 घंटे के अलावा फिर मैं बचे हुए टाइम में चाहे मेरी स्लीप साइकिल हो या फिर मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखना हो या फिर मेरी हॉबीज़ जैसे क्रिकेट मैच देखना हो, तो वो मैं परस्यू करता था। बट मेरी प्रायोरिटी होती थी कि 7 से 8 घंटे मैं दिन के निकाल सकूँ। आपने हॉबी की बात की, मतलब क्या क्या आपकी हॉबी हैं? क्रिकेट मुझे पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना कि मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे अभी कोविड काल इन सब चीज़ें चल रही हैं, तो कोचिंग और इंटरनेट इन सबको लेकर के मतलब बहुत से एक तरह का द्वंद्व है, कोचिंग करने जाएं कि ऑनलाइन पढ़ें, कैसे करें, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? मेरी उनके लिए यही एक सलाह होगी कि सबसे पहले तो किसी को एमुलेट करने का कोशिश कम्प्लीटली ना करें, बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम लोग टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं, इंटरव्यूज़ देखते हैं, तुरंत हम उनको एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो एक रोल मॉडल मतलब उनको मान लेते हैं कि जी डेफिनेटली रोल मॉडल मानना, इंस्पिरेशन मानना इज़ अ गुड थिंग, बट उनके स्टाइल को कम्प्लीटली एमुलेट करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन की अपने आप में कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं। सो अपने जो एक आपका इसेंस है, जो आपकी एक यूनिकनेस है, उसको किसी भी टॉपर्स की स्ट्रेटजी देख के या किसी भी वीडियो को देख के उसको हमें मोल्ड नहीं करना चाहिए। हमें पहचानना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन वीडियोस देख के बेटर समझ में आता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोचिंग का गाइडेंस जब होता है तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं। सो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप अपने आप को पहचानें कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है। अगर आप खुद से पढ़ने में कैपेबल हैं और आपको अच्छा लगता है आपको खुद से एक्सप्लोर करना, तो डेफिनेटली आप कोचिंग के बिना भी मैनेज कर सकते हैं। पुलिस, चूँकि आप IPS अफसर बन चुके हैं, आपका एक फेज़ बाकी है ट्रेनिंग का, वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब साल 1.5 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी पुलिस विभाग में। पुलिस और समाज में, खास कर आम लोगों में एक जो संवाद की कमी है,
जैसा कि आप खुद जानते होंगे या पढ़ते होंगे अखबारों में, कहीं ना कहीं पुलिस के रवैया को लेकर के, तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? जो संवाद एक कम होता जा रहा है उसको कैसे कम करेंगे आप, कि उस संवाद जो पुलिस और आम लोगों में भी जो बढ़े? जो गैप है पुलिस मशीनरी और सिटीजनरी के बीच में, उसको हमें ब्रिज करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा। और जो सिटीजन्स हैं उनको और अवेयर होना होगा और अकाउंटेबिलिटी उनको डिमांड करनी होगी ब्यूरोक्रेसी की। और जहाँ तक पुलिस ऑफिसर्स की बात है, उनका भी जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत ही ज़रूरी हो गया है। उनकी जो एक तरीका है लोगों से इंटरेक्ट करने का, जो सोशल मीडिया वेन्यूज़ हैं उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि लोगों के और हम करीब हो सकें। और जो रेड टेपिज़म है, जो लोगों में लॉ को लेके थोड़ा सा समझ, उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग सिविल सोसाइटी और NGOs इन सब की हेल्प ले सकते हैं। तो जब सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर्स मिल के इसकी कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये गैप कम हो सकता है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे आपने की थी? इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो सबसे पहले जो आपकी प्रोफाइल होती है, आपकी जो लाइफ होती है, आपको सबसे पहले उसको एक रिवाइंड करना होता है कि आपने स्कूलिंग में क्या किया, ग्रेजुएशन में क्या किया, आपकी पर्सनैलिटी के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको लगता है कि डिट्रीमेंटल हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको वर्क करना होता है। एंड वंस यू आर डन, उसके बाद में मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैं दिल्ली गया, कुछ कोचिंग में मैंने मॉक इंटरव्यू दिए, प्रैक्टिस की, उसके बाद मैं वापस घर आ गया एंड फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए मैं UPSC में गया। कोई ऐसा सवाल इंटरव्यू के दौरान जो आपको असहज किया हो या बहुत उत्सुकता से आपने उसका जवाब दिया हो? इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा होता है कि उसमें आपकी लाइफ से ही जुड़े क्वेश्चन मोस्टली वो लोग पूछते हैं। सो मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर में हुआ, काफ़ी रिलैक्स और फ्रेंडली थे जितने भी पैनलिस्ट थे। एंड दे ट्राई टू एक्सप्लोर कि मेरी क्या बैकग्राउंड है, मुझे क्या पसंद है। सो आई रिमेंबर चेयरमैन मैम आस्क मी कि डॉक्यूमेंट्रीज़ कैसी आप देखते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, एंड आप इंटरव्यू पैनल को क्या सजेस्ट कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हम लोग देख सकें। सो आई सजेस्टेड देम अ फ्यू डॉक्यूमेंट्रीज़। सो ये काफ़ी एक अच्छा फैसला था कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अच्छा, आप क्या कर रहे थे जब आपका रिजल्ट आया? तो मतलब कि आपने, जाहिर सी बात है, उस दिन आपको एक उत्सुकता रही हुई कि रिजल्ट आएगा, और नेट पे देखा होगा, मतलब आप मतलब कब क्या कर रहे थे उस समय? घर पे थे, कहाँ थे? जी मैं घर पे ही था। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह से ही आइडिया हो जाता है कि आज रिज़ल्ट आना है। एंड लगभग 6-6:15 के आसपास जब मैं लगातार वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था एंड थोड़ी देर के लिए मैंने अपना फ़ोन रखा था, एंड सडनली मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे मैसेज एक साथ मुझे मेरे कॉलेज ग्रुप पे आने लगे। तो मुझे लगा कि शायद रिज़ल्ट आ गया है, तभी इतने सारे मैसेज एक साथ आ रहे हैं। एंड देन उसी ग्रुप पे मैंने पढ़ा कि रिज़ल्ट आउट हो गया है। तो घर में कुछ आप काम कर रहे थे, बैठे थे, क्या कर रहे थे उस समय? मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था बाहर के रूम में, एंड मेरा फ़ोन अंदर रूम में रखा हुआ था, एंड मैं उन्हीं से बात कर रहा था। तभी मैं अंदर रूम में गया अपना फ़ोन लेने, एंड उस पर बहुत सारे मैसेज एक साथ थे। तो मैंने फिर बाहर रूम में आके सबको रिज़ल्ट के बारे में बताया। क्या रिएक्शन था? मतलब एक तो बहुत अच्छा माहौल हो गया होगा उस समय। जी डेफिनेटली, क्योंकि फैमिली काफ़ी ईगरली वेट कर रही थी मेरे रिज़ल्ट का। जितना मुझे क्यूरियोसिटी थी, जितना मुझे एंजाइटी थी, उतना ही उनको भी था। एंड जैसे ही मैंने रिज़ल्ट अपना बताया तो सब लोग काफ़ी खुश थे। मेरे फादर, मदर एंड सिस्टर थी, एंड फिर सब ने एक तरह से अप्रिशिएट किया। एंड उसके बाद में फिर सडनली काफ़ी रश हो गया घर पे, फिर गेस्ट आना शुरू हो गए। बट यस, ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो एक हर एस्पिरेंट हमेशा से, जैसे ही वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो हमेशा वो एक इन्विसाज करता है कि एक ऐसा मोमेंट आएगा मेरी भी प्रिपरेशन जर्नी में। तो ये एक तरह की मोटिवेशन का काम करता है। एंड आई एम श्योर जो भी इसको देख रहा है वीडियो को, हर एस्पिरेंट को जेन्युइनली ट्राई करना चाहिए कि वो हार्ड वर्क करे एंड ऐसा एक मोमेंट उसको भी लाइफ में मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए। तो ये थे आप आदर्शकांत शुक्ला जी, जो उन्होंने अपने बारे में बताया, कैसे पढ़ाई की, उसके प्रबंधन को बताया। आप इनके इस इंटरव्यू को देख सकते हैं और आप इनसे, जो इन्होंने जिस तरह से तैयारी की, समय प्रबंधन किया, उससे कुछ सीख भी ले सकते हैं। हम फिर आपको किसी ऐसे ही एक होनहार छात्र से, होनहार से मुलाकात करवाएंगे, जिससे कि आप कुछ ज़रूर सीखें। नमस्कार।